सभी फौजियों को जय हिंद, नमस्कार। आपका वेलकम है तरुणा डिफेंस एकेडमी में। और आज हम पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाने वाले हैं। मॉडल पेपर आपका लगने वाला है, तो सभी को अपनी तैयारी दिखा देनी है कि कितने परसेंट जो है हम सही कर सकते हैं। जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपके सामने। लाइव चैट बॉक्स में ईमानदारी से जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार बताएंगे कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने, साहित्य, संगीत, खेल या शांति। जवाब देंगे सभी ईमानदारी से, एक दूसरे का देखेंगे नहीं। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। बी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कृति है। जवाब देंगे, ऑप्शन है गोदान, गबन, रंगभूमि या उपयुक्त सभी। आपको पता होना चाहिए गोदान, गबन और रंगभूमि तीनों ही जो कृतियां हैं वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या लग जाएगा, राइट आंसर लग जाएगा। स्टूडेंट्स बुक के लिए पूछते रहते हैं, पेपर आ चुका है तो बुक नहीं ली है तो जल्दी बुक ले लेना, या ई बुक लेना चाहो पीडीएफ जो आपकी ईमेल आईडी पर आती है, जो आप मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। ग्रीन वाली बुक की रहेगी 30 की, और ये जो येलो वाली बुक है ये आपकी 20 की। कम से कम रुपए में हमने जो है ई बुक आपके लिए रेडी की है। और चाहें तो आप घर पे भी मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के थ्रू, या किसी के अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो हम उसको कोरियर भी करवा देंगे स्टूडेंट को। लेकिन पढ़ना सभी को है, तैयारी सभी को अच्छे से रखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे साइंस की बुक ले सकते हैं, सभी ट्रेड्स के लिए अवेलेबल रहेगी 19 रुपीज़ में, ठीक है। तो काफ़ी जो है आपके हिसाब से बुक बनाई गई है, तो इसको जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जवाब देंगे। 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई या 21 जून। आर्मी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने जो लेवल ले रखा है और पीछे के क्वेश्चन भी उठाए हैं कुछ, तो डी ऑप्शन वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? देखो इसके अंदर आपको एक जो है एडिशन और करना है। जैसे रेड क्लिफ जो है उसने जो है पाकिस्तान और भारत का विभाजन किया था। पहले जो है बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा होता था, तो रेड क्लिफ ने विभाजन किया था, तो लोग उसको आम भाषा में रेड क्लिफ रेखा भी बोल देते थे। लेकिन मेनली जो रेड क्लिफ रेखा होती है वो पाकिस्तान और भारत के बीच की है, तो इसको एक नाम दिया गया 3 बीघा गलियारा। क्या नाम दिया गया? 3 बीघा गलियारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर नहीं मिले आपको 3 बीघा गलियारा, तब तो आपको रेड क्लिफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये वैसे तो ये पाकिस्तान के और भारत के बीच में है, लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे, तो इस पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तब उसका जो विभाजन है वो रेड क्लिफ ने किया था। तो आम भाषा में उसको लोग बोल देते थे रेड क्लिफ, और लेकिन जो है अब इसको क्या बोला जाने लगा है, 3 बीघा गलियारा, या फिर जो सीमाएं होती है उसको जीरो लाइन भी बोल देते हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो हम यहाँ पे अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगा लेंगे, बी ऑप्शन राइट लगा लेंगे। और आपको 3 बीघा गलियारा भी याद रखना है, जो भारत और बांग्लादेश को विभाजित करने वाली रेखा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके सामने, देहरादून, बेंगलुरु और दिल्ली या मानेसर। जवाब देंगे जल्दी से। तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी आपको पता होना चाहिए देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता स्थल किसका समाधि स्थल है? देखो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आर्मी में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। बाबू जगजीवन राम, ज्ञानी जैल सिंह, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल है समता स्थल। ए ऑप्शन करने वाले साथी क्या रहेंगे, राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, नील नदी, अमेजन या वोल्गा। तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, बी ऑप्शन वाले राइट रहेंगे। हाल ही में किस राज्य का विघटन कर उसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है करके उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो जो हैं केंद्र शासित प्रदेश में यानी यूटी में विभाजित कर दिया गया है। तो ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन में, तो बी ऑप्शन क्या लग जाएगा आपको, राइट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? ये क्वेश्चन आर्मी में बार बार पूछा गया है। ऑप्शन है भारत, और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। तो ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो है इसका लिखित संविधान नहीं है। सी ऑप्शन क्या लग जाएगा? राइट। और सबसे बड़ा संविधान पूछे तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा भारत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पहला परमाणु बम वर्ष 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-6 बार आर्मी में रिपीट हो चुका है। देखो, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पहला परमाणु बम कब गिराया गया, तब आप क्या बताओगे? 1945 में। कहाँ गिराया गया वो पूछा है, तो ऑप्शन है नागासाकी, लद्दाख, हिरोशिमा या न्यूयॉर्क। जवाब देंगे तो हिरोशिमा में गिराया गया, जापान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह, ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। ईमानदारी से बिना एक दूसरे का देखे जवाब देंगे तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन है खड़गवासला, महाराष्ट्र, भोपाल, मध्य प्रदेश, जोधपुर, राजस्थान या चेन्नई। तो आपको पता होना चाहिए, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। जवाब देंगे तो आपको पता होना चाहिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो देखो, लोकसभा जब पूछा जाए तब आयु होगी न्यूनतम 25 वर्ष, और राज्यसभा पूछा जाए तब कितनी होगी? 30 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा अगर पूछ ले तब तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और लोकसभा पूछे तो 25 वर्ष। समझ गए? कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? पूछे आपको कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? रचना की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ से लिया उन्होंने, ये पूछा जाए तो आप बताएंगे गीतांजलि, आनंद मठ, ऋग्वेद और पुराण। कहाँ से लिया, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए। तो ये आनंद मठ के से ली गई है। ऑप्शन बी करने वाली फौजी राइट हो जाएंगे। जीके के अंदर ईमानदारी से बताओगे, जीके में 15 में से कितने क्वेश्चन राइट किए? ईमानदारी से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, सामान्य विज्ञान का पोर्शन आपका आ चुका है, जीएस का करेंगे अभी। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है, सूत्र वगैरह सारे आपको जो ग्रीन वाली बुक है उसमें एक जगह दिए हुए हैं, अच्छे से रट लेना। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र बताएं। F = ma, तो बल का सूत्र होता है F = 1/2 mv², और F = mv²/r, और F = mgh। जवाब देंगे तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F = mv²/r। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? ऑप्शंस एनीमिया, रेबीज, रतौंधी या खसरा। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज से संबंधित है। देखो, जिसके रेबीज नामक जो बीमारी है वो हो जाती है, ये जानवरों के काटने से होती है, स्पेशली जो कुत्ता वगैरह रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो जिसके रेबीज़ हुआ है वो पानी वगैरह पीता है तो उसके पूरे बॉडी में जो है, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत तेज़ पेन यानी कि दर्द आ जाता है, तो उसको पानी पीने से ही डर लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो इस तरह की ये बीमारी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन हैं 1, दूसरा है बी, सी में है 3 और डी में है 4। तो कितने प्रकार का होता है? तो इसके अंदर क्या जवाब होगा आपका? जल्दी से जवाब देंगे तो ये 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है। अब ऑप्शन आपका बी राइट हो चुका है सभी फौजियों का। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पौधों में जाइलम का कार्य है, जाइलम का क्या कार्य होता है? देखो, वैसे जो बायोलॉजी पोर्शन है वो मैम की क्लास लगाएंगे आपकी, तो आप टॉपिक वाइज अच्छे से समझ पाएंगे। और हम यहाँ पे जो है अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट जो है आंसर करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में समझ भी लेंगे, बट जो प्रॉपर आप समझ पाएंगे वो बायो वाली जो मैम रहेंगी उनसे आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पौधों में जाइलम का कार्य बताएंगे। पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, आहार मतलब भोजन, भोजन के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए या नाइट्रोजन के परिवहन के लिए। परिवहन मतलब होता है लाना, ले जाना, ट्रांसफर आप मान सकते हो। ठीक है।
तो देखो जाइलम, नाम से ही जल आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है, जल, जाइलम, ठीक है, नाम में क्या आ रहा है, जल आ रहा है, तो जल यानी पानी, पानी का परिवहन करता है पूरे पौधे में। जाइलम एक ऐसा उत्तक होता है जो कि क्या करता है, एक ऐसा टिश्यू है ये जो कि पूरे प्लांट के अंदर पानी का परिवहन करता है, ट्रांसफर करता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आहार की बात करें तो एक इसमें टिश्यू आएगा फ्लोएम, क्या नाम होता है, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, आहार यानी भोजन जो है, पोषण पदार्थ है, उनका परिवहन, उनका ट्रांसफर करता है पूरे पौधे में। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप राइट कर देंगे। आहार पूछे यानी खाना पूछे तो फ्लोएम, पानी पूछे तो जाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में हरा रंग उपस्थित होने का कारण है। हरा रंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में आ चुका है, ध्यान से देखेंगे, कोई ऑप्शन नहीं दूंगी मैं इसमें क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण पौधों में हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गोबर गैस यानी बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, प्रोपेन और पेप्टिन। तो आपको पता ही है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गोबर गैस यानी बायोगैस में मुख्य घटक हैं। ए ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका, राइट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सेरिबेलम नियंत्रण करता है। सेरिबेलम किसका नियंत्रण करता है, दृष्टि का, शरीर के संतुलन का, वाणी का या घ्राण शक्ति का। जवाब देंगे, दृष्टि, शरीर का संतुलन, वाणी का या घ्राण शक्ति का। घ्राण यानी सूंघने की शक्ति का। सेरिबेलम, जल्दी से जवाब देंगे सभी फौजी। तो ये शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। देखो जब शराब वगैरह, मदिरा वगैरह लोग पी लेते हैं तो उनका जो सेरिबेलम है, ये जो है वर्क उसका कमज़ोर हो जाता है और ये सही प्रकार से काम नहीं करता। तभी फिर वो पी के लोग क्या होते हैं, कई बार नालियों में या गटर में भी गिर जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इसमें ये सेरिबेलम उनका काम करना बंद कर देता है, जिससे वो अपनी बॉडी पे जो है कंट्रोल खो देते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है आपके सामने। ये इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है शायद, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग समझ जाना। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की विशेषताएं, जिनमें रुधिर वर्ग ओ होता है, कि इनमें कोई एंटीजन नहीं होता, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इनमें एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी होते हैं, या उपयुक्त सभी सही हैं। मैंने आपको पढ़ के बता दिया है तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये फ़ोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं रही है। तो जल्दी से जवाब देंगे। तो देखो जो और रुधिर वर्ग वाले होते हैं ना, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सभी को ब्लड दे सकते हैं, सभी को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। इनको सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वदाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ रुधिर वर्ग वालों को, ठीक है। किसको, ओ रुधिर वर्ग वालों को। और ए बी जो होता है, ए बी जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही। क्या कहते हैं, सर्वग्राही। ये यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, ये सभी से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का होता है। इसके अलावा ए और बी और बचते हैं। तो आप में कौन सा ब्लड ग्रुप आप बता सकते हैं। मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। क्या है, बी पॉजिटिव। आप लोग भी, आपका ब्लड ग्रुप है जो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट लग गया, ए ऑप्शन राइट लग गया, ठीक है। मैंने पढ़ के बता दिया, थोड़ी सी क्लियर नहीं थी इमेज। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। रक्त परिसंचरण जो चक्र है उसकी खोज किसने की थी, वो आपको बताना है। विलियम जेम्स, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर और फ्लेमिंग। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आर्मी से लेकर ये एसएससी तक के एग्ज़ाम में, और कुछ क्वेश्चन तो हैं जो आरएस के, आईएएस के एग्ज़ाम में भी कई बार बहुत पहले पूछे जाते थे। अब तो आईएएस और आरएस का लेवल बहुत हार्ड हो चुका है, और इसी तरह जो आर्मी का लेवल भी है वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। पीछे के आप पेपर उठा के देखना, जो जस्ट अभी हुए, धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की। किसने की, विलियम हार्वे ने, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। 25, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। कौन से घटक पर निर्भर करेगा बताएंगे। तो ऑप्शन से आपके सामने, आयतन, बल, घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व, ठीक है। सी ऑप्शन करने वाले फौजी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एक मोल में कणों की संख्या होती है। एक मोल में, जल्दी से जवाब देंगे। सारे ऑप्शन आपके सामने, मैं जूम करके दिखा देती हूँ, जवाब दीजिए।
तो यहाँ पे 6.023 गुणा 10 की पावर 23 जो है इसके अंदर रहेंगे कण, ठीक है, 1 मोल के अंदर। तो बी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास अगर पसंद आ रही है तो सभी फौजी लाइक जरूर करेंगे। लाइक करने में क्लास को कंजूसी नहीं करें। फौजी होके कंजूसी करना बहुत ही गलत बात है, कंजूसी नहीं करेंगे लाइक करने में। चलो 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है बायोलॉजी वाले पार्ट में, टॉपिक वाइज क्लास के अंदर। एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी या उपयुक्त सभी बताएंगे। तो सारी जो ग्रंथियां हैं ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट लग जाएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कौन सी प्रक्रिया के अंदर जो है स्टोर होगी। ऑप्शन है खिलौने में भरी चाबी, धनुष बाण में खींचा गया तीर या गुलोइल में खींची गई डोर। तो आपको ऑप्शन से पता लग रहा है कि इन सभी के अंदर जो है आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो संचित होगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मृचिका किसका उदाहरण है। एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देंगे, सभी जो है अपना ईमानदारी से जवाब देंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है कि जैसे जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं या जब बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी होती है और गर्मी होती है, तो जो जानवर होते हैं जैसे हिरण वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे मृग का मतलब ही हिरण है। तो हिरण को या बाकी जो पशु उनको क्या लगता है कि थोड़े ही दूर में क्या है, पानी है, उनको पानी जैसी परछाई जो होती है वो दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी पानी नहीं होता है। और ये इस तरह का भ्रम सिर्फ जानवरों में नहीं, कई बार इंसानों में भी हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मृग मृचिका। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट लगेगा आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट लगेगा सी ऑप्शन लगाने वाले फौजी राइट है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये होता है सी ऑप्शन राइट आपका। 30 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाएगी, जवाब देंगे तो ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर ऑर्गन। जल्दी जवाब दीजिए। बिजली के बल्ब में ईमानदारी से जवाब देंगे तो बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस है, क्या फॉर्मूला है मार्स गैस का, CH4, C2H2, CO2 या NO2। जवाब देंगे तो CH4, आपको पता होना चाहिए मार्स गैस CH4 मीथेन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए आवश्यक है। आपको पता है ध्वनि तरंगे जो होती है यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक के अंदर कौन सी होती है, तो यांत्रिक के अंदर अनुदैर्ध्य होती है। मैंने कराया हुआ है ये टॉपिक वाइज क्लास में आपको और बुक में भी दिया हुआ है। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए आपको पता है माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे 32 में ए ऑप्शन करने वाले साथी राइट हो जाएंगे। इनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, ठीक है। निर्वात के अंदर ये नहीं चल पाएंगी, प्रकाश में चल सकती हैं, जल में चल सकती हैं, बट रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड कोई भी प्रकार का हो बट माध्यम रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक केमिकल चेंज आपको बताना है। पानी का वाष्पीकरण, कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना या कोयले का जलना। जवाब देंगे तो कोयले का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ जो है उसके केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो पूरे चेंज हो जाता है। केमिकल जो उसकी बॉन्डिंग होती है, केमिकल जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, रासायनिक जो गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पूरे के पूरे। ये तो होता है रासायनिक परिवर्तन में। जैसे आप मान सकते हो कि आपने दूध से दही बना दिया, अब आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते क्योंकि वो पूरी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या, कोयले का जलना। जब कोयला जल ही जाएगा, पूरा राख बन गया है, तो आप उसको वापस से कोयले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज का उदाहरण हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एक दूसरा होता है फिजिकल चेंज, यानी कि जो आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक और होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज
इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ आपको पानी का, पानी से आपने बर्फ़ बना ली, बर्फ़ से आप वापस पानी बना सकते हो। तो इसमें क्या, जो पदार्थ होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके केमिकल चेंज नहीं होता उसके अंदर, ओनली उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है उसमें चेंज आता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वातावरण में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उपस्थित है? ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उपस्थित है बताएंगे तो 21%। आपको इतना इजी क्वेश्चन में ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो यहाँ पे 21% हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वातावरण में कौन सी गैस है और कितने प्रतिशत है। ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैंने करवाया हुआ ये पहले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इस्पात, स्टील, ढलवां लोहा या ताइये या पिटवा लोहा? बताएंगे, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करने वाले साथी राइट है, पिटवा लोहा जो है लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है फौजियों। तो एक बार साइंस में बता दो, जीएस में कितने क्वेश्चन राइट हुए आपके, जल्दी जवाब देंगे। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अभी सोल्व कर लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? 56/42 बराबर है रूट में 64/x के। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो कट कर लो इसको, 14 से कट जाएगा ये, 14 चौके 56 और 14 तिये 42, और ये यहाँ पे 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये आगे चल के 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्या बचा था, 4/3 बराबर 8। देखो, इस पे 8 का तो रूट हमने हटा दिया, लेकिन x के ऊपर यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे क्या लगा लो, रूट x। अब इसको कट कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या बच गया, 1/3 बराबर 2/रूट x, ये बच गया आपके पास। अब इसको वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करोगे यानी कि इसको यहाँ गुणा, इसको यहाँ गुणा, तो कितना हो जाएगा, रूट x बराबर 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे इस रूट को इधर की साइड आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 6 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर क्या होता है, 36। अब मैंने एकदम इजी तरह से एक एक चीज़ करके बताया है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये इतना इजी क्वेश्चन था, आप अपने आप भी कर सकते थे। तो जल्दी जवाब देंगे, किस किस का जवाब सही आया बताएंगे। 36, तो बी ऑप्शन करने वाले फौजी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए, स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत 18 है। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो, वैसे तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, और ये पूरा भी आप बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हैं। बेसिक से करोगे तब तो क्या होगा, आपको संख्या दी हुई है और औसत दिया हुआ है, औसत और संख्या को आप गुणा करते हो, मतलब 12 गुणा 18, तब कितना हो जाएगा, ये 216। और 216 में आपको क्या जोड़ देना है, कितना, सभी संख्या में 3-3 जोड़ना है। सभी संख्या में कितना जोड़ना है, 3-3। संख्याएं कितनी है, 12। संख्याएं कितनी है, 12, तो 12 गुणा 3 मतलब 3 सभी संख्या में जोड़ना है। तब ये कितना हो जाएगा, 216 प्लस 12 गुणा 3 करते हैं तो 12 तिया 36। अब 216 में 36 जोड़ते हैं, कितना आता है, 252। ये तो है योग। अब आपको नया औसत निकालना है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 252 में आप भाग देना पड़ेगा आपको, किसका, 12 का। 12 का इसमें भाग दोगे तब कितना आएगा, 21। ये तो है बेसिक, आपको ऐसे इतना बड़ा नहीं करना है, आप एग्जाम में छोटा सा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ। देखो, इसने क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। जब भी ऐसे बोले प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो, या प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा दो, या प्रत्येक संख्या में कुछ भाग दे दो, या प्रत्येक संख्या के साथ गुणा कर दो, जब भी प्रत्येक संख्या में कोई छेड़छाड़ करने को बोले, तब आप वही काम क्या करो, यहाँ पे जो उसका ये दिया हुआ है औसत, इस औसत के साथ वही काम कर दो। इसने क्या कहा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ो, तो सीधा का सीधा 18 में 3 जोड़ा, 18 में 3 जोड़ा, कितना आ गया, 21। कितना आ गया, 21। और यहाँ पे मैंने बेसिक से भी करके दिखा दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते फिर मैडम आप बेसिक से नहीं करवाते, तो यहाँ पे बेसिक से भी मैंने करवा दिया है। बेसिक से इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आपको करना ऐसे ही है, ईजी कर लेना आराम से। 18 में 3 जोड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा, मन मन में कर लिया। तो अगर कोई पूछे तब बेसिक कर लेना, वरना एग्जाम में आप ऐसे कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 324 रुपये। कोई छतरी है अम्ब्रेला, उसका मूल्य कितना है, 324 रुपये। दुकानदार छूट देकर छतरी को 270 रुपये में बेचता है। ठीक है, छूट देकर कितने में बेचा, 270 में। साथ साथ कर लो एक बार, देखो 324 तो अंकित मूल्य है, छूट कितने की दे दी,
कितने छूट देकर कितने में बेचा, 270 में बेचा, मतलब उसने कितने की छूट दी, 54 बच गए ना, 54 रुपए की उसने क्या दे दी, मान लो छूट दे दी। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत छूट देता है बताइए, दुकानदार कितने प्रतिशत में बताना है आपको। रुपयों में तो आपको पता है 54 है, अब प्रतिशत में बताओगे, कैसे बताओगे, देखो 54 आपको पता है और अंकित मूल्य कितना था 324, तो बट्टे में 324, प्रतिशत का मतलब गुणा में 100। अब कुछ नहीं करना, बस इसको काट लो, पहले इसको 2 से काट लो, आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 और 2 सते 14, इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, इस तरह से इसको पूरा काट लेना। जब आप इसको पूरा काटोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा, 16 सही 2/3%। आराम से काट लेना, ठीक है, आपके पास पूरी जगह रहती है कॉपी में। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 39 दिख रहा है क्या, एक बार मैं कैसे करूँ इसको, ठीक है, अब आपको शायद दिख रहा होगा। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है। तो देखो, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल दी गई हो, जैसे 72 इसमें दिया हुआ है, आपको ज्ञात करनी हो मीटर प्रति सेकंड में, तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, बस 5/18 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है, 5/18 से आप गुणा कर दोगे। इसको काट लो, 18 चौके 72, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन में 20 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, ए ऑप्शन में क्या रहेगा 20 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है आपके सामने। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आपको समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 15 वर्ष, टी दिया हुआ, टाइम, दर आपको दी नहीं है, दर आपसे पूछी है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं, माना मूलधन मान लो कितना x मान लो, ठीक है, मान लिया। अब ये क्या कहता है, 4 गुना हो जाता है, कितने गुना हो जाता है 4 गुना, यानी कि लास्ट में जब ये बोली इतने गुना हो गया, वो चीज़ क्या होती है, मिश्र धन होती है, वो चीज़ क्या होती है, मिश्र धन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन x मान लिया, मिश्र धन कितना 4 गुना, यानी कि 4x, कितना हो गया 4x। ब्याज आपको पता होना चाहिए, ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्र धन और मूलधन का अंतर, इनका क्या अंतर करो। 4x में से x आपने माइनस किए, कितने बच गए 3x, मतलब ब्याज आपके पास कितना आ गया 3x आ गया, ब्याज कितना आ गया 3x। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT इंटू 100, PRT इंटू 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है यहाँ पे, ठीक है। करो इसको, ब्याज का कितना है 3x, कितना है 3x, P यानी कि मूलधन कितना है x, R आपको पता नहीं, R ही पड़ा रहने दो, T आपको पता है 15 साल दिया हुआ था, तो 15 बटे में कितना है 100 है, ठीक है। अब x से तो x कट गया आपका, ये क्या है 15, ये क्या है 100, 5 से काट लो, 5 तिये 15, इसको काट लो, 5 दूनी 10 और 0। अब यहाँ पे ये 20 है, 20 इधर जाके 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे क्या बचेगा आपका r बचा, 3 भी बचा, ये 3 इधर गुणा में है ना, ये 3 इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली r। इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, एक 0 का 0, तो r का मान कितना आ जाएगा 20, r का मान कितना आ जाएगा 20, और प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में तो r 20 दिया हुआ है क्या, देखिए तो बिल्कुल दिया हुआ है, डी ऑप्शन में क्या रहेगा आपका राइट रहेगा। मैंने इसको सोल्व भी करके दिखा दिया, लेकिन जगह तो कम थी, बट कई बार सोल्व करके दिखा देना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और जो ज़्यादा बड़ा रहेगा वो आप लोग खुद सोल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जो आता है मैं ऑप्शन बता दूंगी, कुछ में जगह नहीं बचेगी। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। ये आपका एलजेब्रे का क्वेश्चन है, एलजेब्रा का क्वेश्चन आपका, और इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, ये हमारे पास समीकरण दी हुई है, पहले तो x और y को जो है संतुलित कर देते हैं। तो ये 5x यहाँ पे है, ये 3x इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है देखिए, इधर था 8y माइनस का, और ये 13y इधर माइनस का, इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2x, 5x में से 3x किया 2x, और ये 13y में से 8y माइनस किया तो कितना बचा 5y। देखो x में से x वाला ही घटाना है, y में से y वाला ही घटाना है, सेम लोगों को सेम जगह रखना है, ठीक है, तभी काम चलेगा, ऐसे करना आप। तो ये आपके पास एक समीकरण आ गई है। अब आपको क्या करना है, x बट्टे वाई निकाल लेना है, x बट्टे वाई कर लो,
तो x बटे वाई क्या, ये यहाँ पे क्या था 5, ये 2 इधर किस में था गुणा में, इधर जाए किस में हो गया भाग में, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो कि आपको क्या पूछा है, ये पूछा है आपको। ठीक है, तो इसमें से क्या करो आप, इसमें से एक काम करो कि y की स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या ले लो, y की स्क्वायर कॉमन। तो क्या करो, यहाँ पे y की स्क्वायर थी नहीं, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, y की स्क्वायर बटे में आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या लिया है, y की स्क्वायर क्या ले ली, कॉमन ले ली। या तो आप ऐसे समझ लो कि y की स्क्वायर कॉमन लेना, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो y की स्क्वायर है उसका गुणा भाग दोनों कर दिया। किसी भी तरह से आप समझ सकते हो, समझ में आना चाहिए। अब y की स्क्वायर यहाँ से कॉमन चली गई तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार किए हुए हैं हमने, पहले भी आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि लेवल जो है बढ़ चुका है। नीचे से भी y की स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर था नहीं तो बटे में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन लिया है। माइनस y की स्क्वायर यहाँ पे था तो कॉमन चला जाएगा, क्या बचा, 1 बचा। किसको कोई दिक्कत हो तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, और अभी भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे टाइम थोड़ा कम रहता है तो मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ। कुछ नहीं समझ में आया तो कॉल कर सकते हो आप। अब यहाँ पे देखिए x की स्क्वायर बटे y की स्क्वायर, ये कैसे, इसी के लिए तो ये मान निकाला था 5/2, x बटे y का मान निकाला था ना। तो x का मान कितना था, x का मान था 5, y का मान कितना था, y का मान था 2। ठीक है, 5 की स्क्वायर करोगे, यहाँ पे x स्क्वायर दिया है ना, 5 की स्क्वायर करोगे 25, y की स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये मान रख दोगे, बिल्कुल रख दोगे। अब यहाँ पे देखिए आपका y की स्क्वायर से y की स्क्वायर तो पूरा कट गया, इसकी जगह मान रख दिया, 5 की स्क्वायर इन 25 रख दी, यहाँ पे कितनी रख दी, 4y की स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी मान रखा 25/4, ये मान है ना, यहाँ से ये मान रख दो। ठीक है, और माइनस का 1, इसको सोल्व करो आप, इसका एलसीएम ले लेना, 4 25 4 कितना हो गया 29 बटे यहाँ पे कितना आ गया 4, 25 में से 4 माइनस किया 21। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कट गया, कितना बचा 29/21। ये मैंने सोल्व भी करके दिखा दिया है आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ये थोड़ा हार्ड था, बाकी इजी क्वेश्चन तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। अब 29/21 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है ना, ये बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। बी ऑप्शन वाले सभी फौजी क्या हैं, राइट हैं। चलिए, स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप खुद करोगे ना कॉपी वगैरह में तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 42 आपके सामने आ गया। रामलाल ने कहा, अपने पुत्र से कहा उसने कि 6 वर्ष पहले मैं तुमसे 6 गुना बड़ा था। 6 साल पहले की बात की कि मैं तुमसे 6 गुना बड़ा था, तथा अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान में जो चल रहा है उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। तो रामलाल के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऐसे सवाल को कैसे करना है आपको, मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक तरफ तो मान लो आप रामलाल, एक तरफ तो क्या मान लो, रामलाल। ठीक है, ये मान लिया मैंने यहाँ पे रामलाल, और ये मान लिया मैंने यहाँ पे पुत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। रामलाल की वर्तमान आयु, अभी वर्तमान आयु मान रही हूँ मैं दोनों की। रामलाल की वर्तमान आयु मानो x और पुत्र की वर्तमान आयु मानो y। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि 6 वर्ष पहले 6 गुना बड़ा था तुमसे, तो पहले 6 वर्ष बड़ा करो सभी को, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले करो, 6 वर्ष पहले मतलब आज अगर तुम 20 साल के हो तो 6 साल पहले तुम 14 साल के होगे। क्यों, क्योंकि तुमने 20 में से 6 घटा दिया, तो आज ये x साल का है तो x में से 6 क्या कर दो, घटा दो, क्योंकि x में से 6 घटाओगे तो तुम्हारी 6 साल पहले की एज आ जाएगी, तो x माइनस 6 हो गई। ठीक है, इसकी करो 6 साल पहले की, तो इसकी हो जाएगी y माइनस 6। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा कि आज से 6 साल पहले मैं तुमसे 6 गुना बड़ा था, मतलब रामलाल की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी गुना होगी, 6 गुना। समझ गए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको बता दूंगी कॉल पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गई। अब इसने क्या कहा कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। अब 3 साल बाद करो, वर्तमान में कितनी है, x है, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हो जाएगी वो बताओ। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है स्क्रीन पे, कोई बात नहीं। x तो अभी थी, 3 साल बाद x + 3 का हो जाएगा ना। आज तुम 20 साल की हो, 3 साल बाद 20 + 3 23 के हो जाओगे, बराबर। अब यहाँ पे क्या है y, तो y + 3 का हो गया ये। ठीक है, अब बराबर कब आएगा, बराबर का निशान तब आएगा जब इसने कहा है कि 3 गुना बड़ा, पुत्र की आयु से मैं कितना होऊंगा, 3 गुना बड़ा। तो इसको कर लिया, हमारे पास ये 2 क्या आ गई, समीकरण रह गई, 2 क्या रह गई यहाँ पे,
समीकरण बन गई अपने पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपने को सोल्व करना है, इन दोनों समीकरण को थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 6 है, यहाँ पे क्या है, x माइनस 6 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6y माइनस 6 ठीक है 36, ये x प्लस 3 यहाँ पे पड़ा है अपने पास, x प्लस 3 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3y और 3, अरे टॉफ़ी होती है ना बाहर, घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को दी जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 तिया 9। ये आपके पास 2 समीकरण आई है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। तो ये 6y को इधर ले जाओ, जो एल्जेब्राइक चीज़ें हैं ना उनको एक तरफ ले जाओ, कर लो इनको। इसको सोल्व करते हैं पहले, तो x यहाँ पे रखा है, 6y इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर यहाँ पे 36 है माइनस का, और ये 6 इधर आके किसका होएगा, प्लस का। तो 36 के अंदर से 6 माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 30, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। ये मैं मिटा देती हूँ वरना तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x है, ये 3y किसका है, प्लस का, इधर आई किसका हो जाएगा, माइनस का। एकदम इजी मेथड से करा रही हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, उनको पहले से आता हो, बट हमें सबको साथ में लेके चलना है। जो हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैथ में दिक्कत है, उनको भी साथ लेके चलेंगे। अब ये 3 इधर प्लस का है, इधर आई किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9 में से 3 माइनस करोगे कितने आ जाएंगे आपके, जल्दी बताएंगे, तो जल्दी कर देंगे, 6 आ जाएंगे आपके, ठीक है। 6 किसके आएंगे आपके, प्लस के आएंगे। अब इसको दे दो तुम समीकरण A और इसको दे दो समीकरण B, और इन दोनों को जल्दी से सोल्व करके मुझे बता दो। यहाँ पे देखो, इनको विलोपन विधि से सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज कर लो, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो x से x क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 6y, और ये 3y प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 6y में से 3y गया, 3y बराबर, ये 30 माइनस का, और ये 6 भी किसका, माइनस का, आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36, 30 और 6 36। यहाँ पे देखिए ये बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो ये किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो ये किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस से माइनस भी कट जाएगा। अब ये 3 इधर गुणा में इधर जाके भाग में होएगा, 36 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12। अब y हमने क्या मान रखा था, पुत्र मान रखा था, तो पुत्र कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष का। सबको समझ में आ गया, एकदम इजी मेथड से कराया है, इतना इजी आपको कोई नहीं करवाएगा। एक एक चीज़ समझा के मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस भी बताया है एक्चुअली मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, ये त्रिभुज मान लिया, ठीक है, त्रिभुज मान लेंगे हम। चलो थोड़ा बढ़िया बनाएंगे क्या, कोई बात नहीं, लो बढ़िया त्रिभुज बना देते हैं। इसको काट देते हैं, पहले इसको काट दिया मैंने, और थोड़ा सा अच्छा त्रिभुज बना देते हैं हम। ये देखो इस तरह से त्रिभुज होता है, आपको पता ही है। तो ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके नामकरण करते हैं। ये A है, ये B है, और ये C है। AB बराबर AC, मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। B कोण कितना है, 70 डिग्री का, तो C का मान बताना है। आपको पता है जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये भी कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, ठीक है। तो A ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बट एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज ऐसे बनेगा, यहाँ पे कोण 70 का है तो ये कोण भी 70 का होगा। तो ये बना के देखने वाली आपके एग्जाम में बात नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, साइन 45 दिया है, साइन 45 का मान आपको बताना है, ठीक है। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 45 को और क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आपको साइन 45 का डायरेक्ट मान भी पता होता है, 0 और 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इस तरह से इसके अंदर भी मान आते हैं साइन के। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस तरह से मान भी आते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिलता तो आप ये वाला ऑप्शन ले लेते, 1/√2। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है, ये वाला नहीं दिया हुआ, क्योंकि ऑप्शन देखो साइन, कोस, कोस और इसमें दिए हुए हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे कि हम किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक और इसका तरीका है कि साइन 45 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 90 में से अगर हम 90 में से 45 घटा दें, साइन 90 डिग्री में से 45 डिग्री अपने घटा दें, तब भी 45 ही बचता है। इस 45 की जगह मैं 90 - 45 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है, साइन 90 - थीटा = कोस थीटा। कितना हो जाता है, सूत्र लिखूंगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस
माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, बराबर क्या होता है कोस थीटा। थीटा का मतलब कोण होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा कोस 45, कितना हो जाएगा कोस 45। ये सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं आपको करवा दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन राइट लग जाएगा कोस 45 वाला। बी ऑप्शन करने वाले फौजी क्या हैं राइट हैं। अब ये करके देखने की जरूरत नहीं है, मन मन में सोचो साइन 45 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 क्या होता है कोस 45। तो करके देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। बी ऑप्शन क्या लग जाएगा राइट लग जाएगा। बट समझाने के लिए सभी स्टूडेंट को करवाना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास जो है मैथ नहीं रही होती, उनकी दिक्कत आती है। अब देखो 7, 21 और 63 ये कोई श्रेणी है, कैसे संबंधित है एक दूसरे से। देखो 7 को 3 से गुणा करते, 7 तिया 21, 21 तिया 63 और 63 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 63 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 और 1 18, ठीक है 18 हो गए 189। 189 ही होते हैं, एक बार तुम भी चेक कर लेना। तो बी ऑप्शन करने वाले साथी क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए, इनमें आपस में क्या संबंध है। देखो रीजनिंग में क्या होता है बहुत सारे मेथड से हो सकता है क्वेश्चन, तो हमें देखना है। देखो ये अनुपात समानुपात से भी हो सकता है या कोई अदर मेथड से भी हो सकता है। देखेंगे हम करके, 2 मेथड लगाएंगे इसमें। तो अनुपात समानुपात हम इसके अंदर लगाते हैं। तो देखो क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 12 गुणा 18 बराबर 18 नहीं है ये, 1 मिनट, बाह्य पदों का गुणनफल। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, x मान लेते हैं इसको, 12 गुणा x, ठीक है। और आंतरिक पदों का गुणनफल करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा 30 गुणा 18, 30 गुणा 18, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, तो 30 गुणा 18 बट्टे 12, यहाँ भाग गुणा में था, यहाँ पे क्या आ गया भाग में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको काट लो। तो काटोगे तो 3 से काट लो, 3 चौके 12 और 3 छिके 18, इसको काट लो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मैं एकदम इजी मेथड से करा रही हूँ। 2 से काट लो, इसका कितना जाएगा 15 और 15 तिये 45, 15 तिये 45, इससे क्या आ गया 45। उत्तर भी आपका राइट होता है। एक इसमें और मेथड भी लगता है कि जैसे 12 है, ये क्या है 12 है, मैं इसको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ आपको कि 12 को आप 2 से गुणा करो, 12 को 2 से गुणा करो और उसमें क्या जोड़ दो 6 जोड़ दो, तो 3 आ जाते हैं। ऐसे ही आप ऐसे कर सकते हो कि 18 को आप 2 से गुणा करो और उसमें 6 जोड़ दो, तो कितने आ जाएंगे 18 दूनी 32 और 6, 18 दूनी 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42, कितने हो जाते हैं 42। तो 18 दूनी 36 और 6 42, ठीक है। तो इस तरह से 42 भी इसका ऑप्शन लग सकता है। तो इसमें से वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि क्या रहेगा, बट एग्जाम में जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो फिर दोनों राइट मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी आपका राइट लग जाएगा। और इस तरीके से देखें तो बी भी 42 भी आ सकता है। तो ये रीजनिंग में ऐसा ही रहता है, तो इस तरह का आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में लिखने पर पहला पद कौन सा आएगा आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या आता है बीज, सबसे पहले क्या आता है बीज, फिर क्या होता है सबसे पहले बीज, फिर पौधा, फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा वो गेहूं बन जाएगा, और उसके बाद में क्या बना लेंगे उसका आटा बना लेंगे लास्ट में। सबसे पहले क्या आया बीज आया, तो बी ऑप्शन करने वाले साथी क्या हो जाएंगे राइट लग जाएंगे। ये तो इम्पोर्टेंट जो है इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है। तो ये तो मान लो क्या है राकेश, और ये मान लो क्या है महिला, ये क्या है महिला, ठीक है। राकेश क्या करता है महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी, अब राकेश की क्या कर लो पत्नी, ये क्या है राकेश की पत्नी, कि वह मेरी पत्नी की माँ की बेटी है, वह मेरी पत्नी की मेरी पत्नी के पति की। अब पत्नी का पति कौन हो गया वापस वो खुद ही हो गया, वापस वो खुद ही हो गया। और पति के माँ, पति की माँ, पति के माँ माँ हो गई, और माँ की क्या है बेटी, माँ की क्या है बेटी है, कौन है ये महिला। अब माँ की बेटी, तुम्हारी माँ की बेटी तुम्हारी क्या हुई बहन हुई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वो राकेश की बहन हो जाएगी, ठीक है। राकेश की क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी। कैसे किया कि एक महिला थी, ये महिला मान ली। अब राकेश ने क्या कहा कि यह मेरी पत्नी, ये क्या हो गई पत्नी, पत्नी का पति यानी वापस वो खुद ही हो गया, और उसी पति की माँ यानी कि उसकी खुद की ही माँ, खुद की माँ की बेटी कौन हो गई उसकी बहन होगी। समझ गए ना सभी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या लग गया राइट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा होता हूं तो यह बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। अब आपको पता होना चाहिए, ऊपर तो होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, इधर क्या होता है पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब देखो उत्तर की तरफ क्या है दायां हाथ। चलो दायां हाथ अगर उसका ये इधर दायां हाथ, ये बायां हाथ, यहाँ पे बायां हाथ, तो मुंह उसका होएगा इधर, इधर की साइड मुंह होगा। तो मुंह किस साइड में हो गया पश्चिम में। तो पीठ किस साइड में, पीठ पूछा है ना अपने को, तो पीठ किस साइड में हो गई पूर्व में, पीठ किस साइड में हो गई पूर्व में। ठीक है, तो पूर्व ऑप्शन में है क्या आपके पास, बिल्कुल है। बी ऑप्शन करने वाले साथी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ये हमने मैथ के, जीके, जीएस के और रीजनिंग के क्वेश्चन सारे जो हैं लगा लिए हैं। कुछ भी नहीं समझ में आए या ई बुक की पीडीएफ चाहिए, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमको बता सकते हैं। और एक बार भारत माता की जय और जय हिंद बोल देंगे तो क्लास का हम समापन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, शेयर करने में कंजूसी नहीं हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद फॉर यू।